नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज के खबरदार को आप कोरोना वायरस विशेषांक कह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक तरह की दहशत फैली हुई है और अब जब इस वायरस ने भारत में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, तब भारतीय लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। लेकिन आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वायरस के प्रति जागरूक और खबरदार रहने की जरूरत है। आज डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का एक पावरफुल पैनल कोरोना वायरस पर आपके हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि कैसे पूरी दुनिया में कहर बचा रहे कोरोना वायरस ने भारत को अपनी एंट्री से चिंतित कर दिया। हर तरफ से अलर्ट रहेंगे तभी उस कोरोना वायरस के खतरे से लड़ पाएंगे, जिसने चीन के बाद बाकी दुनिया को भी चपेट में ले लिया और भारत में भी एंट्री के खतरे से डरा दिया है। लेकिन बात डरने की नहीं, सावधान होकर लड़ने की है, क्योंकि इसी से कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के लिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अब तक हो चुकी है। 21 एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। स्क्रीनिंग न सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हो रही है, सी पोर्ट्स पे भी इस समय काफी स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग चल रही है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 14 देशों से आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें कि साउथ कोरिया, चाइना, मकाऊ, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड और अन्य कुछ देश हैं। इन सारे पेशेंट्स की मेडिकल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पर ही की जा रही है और इनके फोन नंबर और एड्रेस भी नोट किए जा रहे हैं। पूरे देश की तरह कोलकाता एयरपोर्ट में भी कोरोना वायरस को लेके काफी सख्त स्क्रीनिंग प्रोसेस चल रही है। आपको दिखा दें किस तरह के जो पैसेंजर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो जब निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और पूरा इमिग्रेशन डेस्क जो है कोलकाता एयरपोर्ट का, वहाँ पे भी जितने भी इमिग्रेशन के कर्मचारी हैं उनको भी इस तरह का मास्क पहना दिया गया है। ऐसे कई एम्बुलेंसेस है चेन्नई एयरपोर्ट में जो कोरोना वायरस के लिए ही रखा गया है। अगर कोई पैसेंजर को फीवर या कुछ रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो या कोल्ड हो, वो इस एम्बुलेंस में राजीव गांधी हॉस्पिटल चले जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी पूरा ब्रीफ किया गया है कि कैसे डील करना है, प्रोटेक्टिव गियर यूज़ करना है। एयरपोर्ट पर पूरी चौकसी है कि बाहर से आए किसी व्यक्ति से कोरोना वायरस का खतरा ना फैले। वायरस प्रभावित 14 देशों से आ रहे किसी भी व्यक्ति की पूरी जांच हो रही है। नए मामलों वाले देश इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। कई मंत्रालय और राज्य इस मामले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे, जिससे सावधानी बरती जाए। सावधानी ही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि पिछले 2 दिनों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली का एक केस जिसमें संक्रमित व्यक्ति इटली से आया था, दुबई से हैदराबाद आए एक व्यक्ति का केस, जयपुर में इटली के एक टूरिस्ट का केस, ये चिंता की बात है। जो भी होटल का स्टाफ उस दिन 28 फरवरी को यहाँ मौजूद था, हर किसी को चेक किया गया, लेकिन फिलहाल किसी और के अंदर वायरस नहीं पाया गया है और जिस एक शख्स को इस वायरस ने प्रभावित किया है उसे आइसोलेशन में रखा गया है। सरकार कह रही है कि लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में एक 24 साल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बैंगलोर की एक कंपनी में काम करता था और दुबई से बैंगलोर पहुंचा था और उसके बाद हैदराबाद आया था, उसको पॉजिटिव माना गया है और 7 अन्य जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको आज यहां पर लेके आया गया। इन 7 केसेस में 3 जो पारिवारिक सदस्य हैं उस इंजीनियर के हैं। एक डेलीगेशन इटली से आया, उन्हीं में से टूरिस्ट की तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ प्राइवेट निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3rd डे ऐसा लगा कि कुछ सिम्टम्स हैं, तो जब 2 तरह की रिपोर्ट आई, पहले नेगेटिव आई, दूसरे में कुछ पॉजिटिव दिख रही, तो हमने डिसाइड किया है कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराना चाहिए और पुनः इसका सैंपल भेजना चाहिए। इन मामलों में संक्रमण के लक्षण दिखे, टेस्ट पॉजिटिव पाए गए तो हर तरफ घंटियां बज गईं। जिन जिन जगहों पर ये लोग गए, जिन जिन लोगों के साथ संपर्क किए, जिस विमान से आए, उन सभी को सैनिटाइज किया गया। दिल्ली के मामले का असर नोएडा के स्कूल में दिखा।
स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी या पैनिक की आवश्यकता नहीं है और जो बच्चों की बात की जा रही है वो भी बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं और एज ए स्पेशल प्रिकॉशन स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। नोएडा के 2 प्राइवेट स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया। इन सभी की जांच की गई। जो वायरस संक्रमित व्यक्ति या उसके परिवार के संपर्क में इस दौरान आए, वैसे तो किसी में अभी वायरस के लक्षण नहीं मिले, लेकिन सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए। यूपी में अलर्ट है। आगरा में इटली, ईरान और चीन से आए लोगों के बारे में तुरंत सूचना के लिए कहा गया। संबंधित विभागों और होटलों को अलर्ट किया गया, जिससे पर्यटकों की स्क्रीनिंग हो सके। आगरा में 13 संदिग्ध मामले पाए गए, जिसमें 6 मामले गंभीर बताए गए। इसमें एक कारोबारी के परिवार से जुड़े लोग हैं, जो दिल्ली के रिश्तेदार के साथ इटली गए थे। इन 13 मामलों के सैंपल पुणे के लैब में भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट के बाद पुष्टि होगी। लखनऊ का एक मामला है, जिसमें एक व्यक्ति सऊदी अरब से लौटकर आया था। लखनऊ में मामले में संक्रमण के संदेह वाले व्यक्ति को 14 दिन के लिए अलग रखा गया। 6 लोग तो पॉजिटिव हैं। 5 लोग और जो है उनको क्या आइसोलेट कर रखा है या? हाँ, जो 13 में से जो प्रारंभिक 13 में जो आगरा में थे, 6 को भेजने के बाद 7 को अपने घर में ही आइसोलेट करके उनको देखा जा रहा है। भारत में जहां कहीं भी कोरोना से संदिग्ध मामले सामने आए, वहां पर उस व्यक्ति और जिस संपर्क में वो व्यक्ति आया, उन सभी की जांच करके अलग रखा जा रहा है, ताकि इस वायरस को तुरंत ही कुचला जा सके। नोएडा से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में 3100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है, जिससे निपटने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। आज नोएडा के एक नामी स्कूल में कोरोना वायरस के डर से हड़कंप मच गया। दरअसल दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना वायरस की जिनमें पुष्टि हुई थी, उस शख्स का बच्चा नोएडा के स्कूल में पढ़ता है। पिता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की खबर जैसे ही स्कूल प्रशासन को लगी, तो पूरे स्कूल को खाली करवा लिया गया। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। उन्होंने बोला था कि आज बहुत कम बच्चे आए हैं, पूरे ग्रेड 3 में सिर्फ 12 बच्चे थे, तो इसलिए छुट्टी कर दी सबकी। आपने कुछ बता रहे थे आप मुझे भी कोरोना वायरस? हाँ, कोरोना वायरस। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कॉल भी आया था कि बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए, कुछ कोरोना वायरस डिजीज का कुछ मतलब यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है या कुछ इस तरह से सिम्टम्स पाए गए हैं, तो हम बच्चों की प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं। वो हम लोगों को कल शाम को पता लग गया था कि पॉजिटिव है। हाँ। और उसके बाद सब ये कार्रवाई शुरू हुई। 25 लोग थे कुल, 25 के सैंपल ले लिए गए हैं और 25 के सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली से सटे नोएडा के एक स्कूल में मची अफरा तफरी कोरोना वायरस के डर से मची, जहां आज सुबह अचानक स्कूल मैनेजमेंट ने सुबह 11 बजे पेरेंट्स को फोन कर अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा। बच्चों को मैसेज भेजे गए थे स्कूल प्रशासन से, यहाँ पर एक ICSE का एग्जाम भी होना है। फिलहाल स्कूल इस पर डिसीजन ले रहा है कि वो एग्जाम होम बोर्ड करवाया जाएगा या किस तरीके से वो एग्जाम आगे करवाया जाएगा। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि स्कूलों में बता दिया गया है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, कि किसी भी बच्चे को अगर सांस लेने में तकलीफ हो या बुखार और नज़ला हो, तो तुरंत ही प्रशासन से बताएं और वो अपने एरिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर से कांटेक्ट करें, ताकि उनको पूरी तरीके से क्वारंटीन किया जा सके। नोएडा के स्कूल में कोरोना वायरस का डर दिल्ली में आए कोरोना वायरस के पहले पॉजिटिव केस से जुड़ा था। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के पहले केस की पुष्टि जिस शख्स में हुई है, उस शख्स का एक बच्चा नोएडा के इसी स्कूल में पढ़ता है। कोरोना वायरस से संक्रमित ये शख्स पूर्वी दिल्ली में रहता है, जो हाल ही में इटली से लौटा था। इटली से लौटने के बाद शख्स ने आगरा में एक पार्टी रखी थी। पार्टी में शख्स के बच्चों के कुछ दोस्त और उसके परिवार वाले भी शामिल हुए थे। सोमवार शाम को जांच में ये शख्स कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया, जिसका पता चलते ही स्कूल ने एहतियातन कदम उठाने शुरू किए। नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रशासन का कहना है कि स्कूल की छुट्टी इसलिए की गई ताकि पूरे स्कूल कैंपस को सैनिटाइज किया जाए। नोएडा के एक स्कूल में आज भगदड़ मच गई, क्योंकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड एक फादर, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उसकी देखा देखी 5 ऐसे परिवार हैं जो उनसे कांटेक्ट में आ चुके हैं। यूपी CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमें बताया है कि जो 5 परिवार उनसे कांटेक्ट में आए हैं, उनका सैंपल स्वैब इस वक्त टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और स्कूल प्रशासन से भी कहा गया है कि पूरे फैसिलिटी को सैनिटाइज और फ्यूमिगेट करें। एहतियाती कदमों के तहत स्कूल को सैनिटाइज किया गया। स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया।
आनन फानन में सभी संदिग्ध बच्चों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइसोलेटेड केस पे मैं फिर से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के र्यूमर में नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट लगातार सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी, कोई इशू नहीं है। स्कूल में कोरोना वायरस की खबर के बीच प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 1000 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा गया है कि वो विदेश से लौटे कर्मचारियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें। सीएमओ ने ईरान, सिंगापुर, चीन समेत 13 देशों से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का आदेश भी दिया। मेन एडवाइजरी है प्रिवेंशन ही है इसमें। प्रिवेंशन, जिसको बुखार आए, खांसी आए, जुकाम हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ऐसे लोगों को अभी कॉमन पब्लिक के साथ में ना आने दिया जाए। दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर डर फैलाने से ज्यादा जरूरी है इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए। नोएडा से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना के 6 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी कोरोना वायरस के 23 और सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित 12 देशों से भारत आ रहे यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है। अभी तक 21 हवाई अड्डों पर 5.5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 12 मुख्य और 65 छोटे बंदरगाहों में अब तक 12,431 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। भारत ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। चीन और ईरान के लिए जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात की है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कई जगहों पर लोग जो खबरें देख रहे हैं, एक पैनिक लोगों में आ रहा है कि अब हिंदुस्तान में भी आ गया है। बतौर देश के स्वास्थ्य मंत्री कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोगों को? क्या कदम है जो आपकी निगरानी में उठाए जा रहे हैं और क्या है वो भागीदारी जो आम नागरिक को निभाना है? अंजना जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी किस्म के किसी पैनिक रिएक्शन में वो ना आए। सरकार पहले ही दिन से, और पहला ही दिन मेरा मतलब है कि शायद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कहा, उसके भी 2 सप्ताह पहले से भारत सरकार ने कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सब प्रकार की तैयारियां की हैं। और सारे देश के अंदर सारी सरकारों से, सारे देश के अंदर चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम से, इन सब लोगों से हम लोग लगातार डेली बेसिस पर संपर्क में हैं। हाईएस्ट लेवल से लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री तक सब प्रकार से हर रोज हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। देश के 21 एयरपोर्ट्स पर 17 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग अब तक केवल एयरपोर्ट्स पर ही 5,89,438 जो है पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और इसी तरह से जितने भी देश के अंदर सी पोर्ट्स हैं, यानी करीब ये 65 जो है माइनर सी पोर्ट्स हैं और 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग 15,415 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। जिस दिन पहला केस नेपाल में आया था बहुत समय पहले, हमने उसी समय जितने नेपाल के बॉर्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, बिहार, बंगाल और सिक्किम के साथ, वहाँ पर हमने एक बहुत ही रॉबस्ट स्क्रीनिंग शुरू की। और अभी तक इन बॉर्डर्स पर भी हम 10 लाख से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बॉर्डर्स के आसपास के गांवों के अंदर करीब 3,500-4 हज़ार के बीच में ग्राम सभाएं हम आयोजित कर चुके हैं। देश के अंदर 15 टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए 15 लैब्स हमने स्थापित की थी। अभी 19 लैब्स कल और स्थापित हो रही हैं और कल एक लैब तो हम जाकर ईरान के अंदर स्थापित करने वाले हैं, जिस लैब की सहायता से हम ईरान में जो हमारे भारतीय हैं उनको वहां पर टेस्ट करके और नेगेटिव होने पर उनको यहां पर हम वापस लेके आएंगे। देश में लगभग आप समझिए 27,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी इस बेसिक स्क्रीनिंग के बाद उनको हमने कम्युनिटी सर्वेलेंस पर रखा हुआ है। यानी इन 27,000 लोगों के ऊपर
पैनी निगाह रखी जा रही है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है ये भी जानना कि आप कब अब टेस्ट कराएं, कैसे सिम्टम्स नजर आए तो टेस्ट कराएं। तो लाल पैथ लैब्स के सीएमडी डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ इस समय हैं। डॉक्टर लाल, किस तरह के लक्षण दिखाई दें तो लोगों को टेस्ट कराने जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े नॉर्मल सिम्टम्स भी होते हैं। क्या पहले दिन ही खांसी जुकाम हो जाए तो चले जाएं या कुछ दिन वॉच करके? ये जो सिम्टम्स इसके स्टार्ट होते हैं ये एक सोर थ्रोट से होते हैं, जो ड्राई कफ जैसी होती है ना, सूखी खांसी जी। तो सूखी खांसी से ये स्टार्ट होता है और वो 3-4 दिन तक ये सिम्टम रहते हैं। उसके बाद ये नीचे चली जाती है लंग्स की तरफ और फिर लंग्स में से फिर बलगम आनी बाद में शुरू होती है। पर ये तो जिस इंसान को ड्राई हैकिंग कफ हो और उसके बाद जो लंग्स के सिम्टम्स हो और छाती में सांस आने की प्रॉब्लम हो, छाती में दर्द हो रही हो, तो उसको फटाफट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी जांच करानी चाहिए और वो वहाँ पे पूरी उनके इंतजाम है जिससे इनका वायरस का टेस्ट हो सकता है। नहीं, लेकिन ये जो नॉर्मल फ्लू होता है उससे कितने अलग होते हैं इसके लक्षण? हाँ, तो नॉर्मल फ्लू में क्या होता है कि आपको बलगम भी आनी शुरू हो जाती है, आपका जो नाक है वो भी चल रहा है, तो ये इसमें नहीं होता। इसमें पहले आपको ड्राई कफ होती है, ड्राई खांसी आती है और उसके 3-4 दिन के बाद जो लंग्स की जो डिटेरियोरेशन होती है छाती की, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। ये फ्लू वाला फिर वो लंग की सिम्टम्स नहीं रहते, ये आपको छाती में सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है, छाती में सांस लेने में दर्द हो सकती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा इस वक्त पूरा बीमार है। तो क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में अभी टेस्ट हो रहे हैं, अभी प्राइवेट में नहीं हो रहा है? जी हाँ, अभी सरकार ने ये जान के, क्योंकि ये स्वाइन फ्लू के टाइम 2009 में जब बहुत ही फैल गया था, तब सारों को इन्वॉल्व करा था। हम लोग भी उस स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग कर सकते थे और कर रहे थे, और इस वक्त ये सरकार ने ये अपने पास ही रखा है। जो इनकी मेन लैब है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, NIV, और 10 और लैब्स हैं सरकार की जहां पे ये टेस्ट हो रहे हैं। जी। तो लेकिन डॉक्टर लाल, हम देखते हैं कि चाहे नतीजा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, एक बार और टेस्ट करवाया जाता है, दूसरी बार भी। क्या क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ये नया वायरस है, जानकारी कम है इसे लेकर? हाँ, ये नया वायरस या पुराना वायरस तो अब इस वक्त किसी को नहीं पता चलेगा, पर जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं कि जिस वक्त बंदे को ड्राई हैकिंग कफ हो, उसके बाद छाती में उसको प्रॉब्लम आए, उसको जाके अपनी जांच करानी चाहिए। तो ये उसमें जांच में ये आ जाएगा, और अगर उसकी जांच के सिम्टम्स में नेगेटिव आता है तो उसको फिर भी 48 घंटे के बाद एक बार फिर टेस्ट कराना चाहिए। 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि ये रियली नेगेटिव है। अच्छा, तो एहतियात के तौर पर ऐसा करना हो, आपने सिम्टम्स सुन लिए हैं और ये अप्लाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये सिम्टम्स की बात हुई, जांच की बात हुई, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जुड़ रही हैं, जिनसे हम और जानकारी लेते हैं, क्योंकि सौम्या जी, सबको भारत में ये डर है कि इतने दिनों तक बचे रहे, चीन के साथ बाउंड्री हम शेयर करते हैं, क्या हमने इतने दिनों से कुछ सही किया था जिसकी वजह से भारत अभी तक कम से कम सेफ रहा? लेकिन अब जब पहला मामला आ गया है तो कितनी तेजी से बढ़ता है ये वायरस? जी नमस्कार। मेरे ख्याल से भारत ने बिल्कुल ठीक किया जो शुरू में उन्होंने सर्वेलेंस किया था, एंट्री स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स वगैरह पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और बाकी लोग चीन से वापस आए उन सबको स्क्रीनिंग किया, क्वारंटीन में रखा। उसमें से कुछ पेशेंट्स मिले भी जो 3 केरला में थे और वो ठीक हो गए। अब जो है ये एपिडेमिक एक दूसरे फेज में चला गया है। शुरू में तो सारे केसेस चीन से और ज़्यादातर वो वुहान से आ रहे थे, और अब जो स्थिति है वो ऐसे है कि ये वायरस फैल गई है और कम से कम 75 देशों में आज 1 या अधिक उसके केसेस हैं। तो इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जो एंट्री स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ उन देशों में से नहीं जहां से हमें मालूम है कि बहुत लोग आ रहे हैं, बट आई थिंक सबका करना ठीक है और उनसे पूछना ठीक है कि बुखार है, खांसी, कहाँ से वो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस, मतलब भारत के अंदर
जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, हमारे नेटवर्क्स बने हुए हैं पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस के लिए, उनको भी अब इस्तेमाल करके कोई भी ऐसे सस्पिशियस क्लस्टर ऑफ केसेस कहीं दिखे तो उनको वहाँ जाके जांच करनी चाहिए। जी, अमूमन हम देखते हैं स्वामी जी की जो वायरस होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग तापमान होता है जिसमें थ्राइव करते हैं, या फिर ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होती हैं वैसी। तो भारत के इस समय के तापमान को देखते हुए और गर्मी की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, क्या उन चीजों का असर कोरोना वायरस को लेकर कुछ ये स्पष्ट हुआ है अभी तक कि किस तरह के टेम्परेचर में, किस तरह के एनवायरमेंट में ज्यादा बढ़ता है? अभी ये स्पष्ट नहीं है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये नया वायरस है। सिर्फ 2 महीने हुए हैं हमें विश्व को इस वायरस के बारे में पता लगने का जी। परंतु ये जो फैमिली ऑफ वायरसेस कोरोना वायरसेस हैं, इसमें कम से कम 6 और ऐसे वायरसेस हैं जो मानव को इन्फेक्ट करती हैं। उसमें से 4 ऐसे हैं जो सिर्फ एक साधारण कोल्ड एंड कॉफ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और बाकी 2 जो थोड़ी सीरियस वायरसेस हैं, एक सार्स की बीमारी और एक मर्स की बीमारी, तो उसी फैमिली की ये नए वायरस है। बट इसका अभी ये कहना थोड़ा रिस्की है कि गर्म जगह में, ह्यूमिड और हॉट एनवायरनमेंट में ये नहीं आगे बढ़ेगा। आई थिंक हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए कि शायद ये बढ़ेगा आगे, और अगर ऐसे निकले कि ये वायरस गर्मी में नहीं इतना फैलता है तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। बट हमें वो मान के नहीं चढ़ना चाहिए कि ये गर्मी में ठीक हो जाएगा और हम लोग अभी शांत हो जाएं। तो हमें प्रिपेयर्डनेस की जरूरी करना चाहिए। जी, जो रिसर्च इस पर चल रही है, कुछ एक टाइम फ्रेम है कि मतलब लोग क्या समझे? अभी तो सब डर रहे हैं कि प्रिवेंशन, उसी से आप एक बच सकते हैं इससे, लेकिन इसके क्योर की अगर हम बात करें, इलाज की बात करें, तो हम किस लेवल पर, किस स्तर पर हम उसे समझें? अभी पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को थोड़ा हम रिएश्योरेंस देना चाहिए हमें, कि लोग ज्यादा ना घबराएं, पैनिक ना हो, क्योंकि ये एक और वायरस है, क्योंकि नया है इसलिए सब लोग घबरा रहे हैं। पर वैसे आप जैसे कॉमन कोल्ड, हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, उस तरह का ही है। 80% ऑफ पीपल में जुकाम होता है, पता भी नहीं चलता है। तो रिसर्च की आपने जो बात कही, अभी मैं उसी मीटिंग में से निकली हूँ जहाँ पे हम लोग पूरे विश्व के यहाँ पे वैज्ञानिक आए हुए हैं जिनीवा में, और हम ये बात कर रहे हैं कि डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और ट्रीटमेंट, इन तीनों पे कैसे हम लोग मिल के इसमें आगे जल्दी से आगे बढ़ाएं। तो डायग्नोस्टिक्स तो अभी है, कुछ चल रहा है अभी, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। कुछ एंटीवायरल्स ऐसी हैं जिनको हो सकता है इस वायरस में भी असर हो, बट जब तक वो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगी उसमें पक्की तरह से हम नहीं कह सकते हैं। और वैक्सीन में तो और भी टाइम लगेगा, अभी तो बड़े अर्ली स्टेज पे आया है, अभी तो ह्यूमन बींग्स में ट्रायल होगी, तो कम से कम 1.5-2 साल की हम लोग सोच रहे हैं वैक्सीन का। तो ट्रीटमेंट्स उससे पहले पता लगेगा, कुछ 1-2 महीने में कुछ आइडिया होने लगेगा, बट तब तक कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस के लिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट ही है, और ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ पैरासिटामोल वगैरह अगर बुखार हो जाए, जो अस्पताल में एडमिट होते हैं, जिनको निमोनिया हो जाता है या सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, उनको बाकी जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं आईसीयू में, ऐसे पेशेंट्स को वैसे उनकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। पर एक आखिरी सवाल वो ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैल रहा है ज्यादा, या लोग इसीलिए ज्यादा डरते हैं क्योंकि पता चलता है कि अगर आप कितनी दूरी पे आ रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति से, एक इन्फेक्टेड इंसान से, तो आपको ज्यादा खतरा है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, तो इसलिए अगर हम 3 फुट के अंदर किसी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, या एक ही कमरे में उनके साथ बैठे हों, या सरफेसेस के ऊपर जो ये वायरस ये कुछ टाइम के लिए रह सकता है। तो जैसे इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जी भी कह रहे थे और भी कह रहे थे कि जो जहाँ पे आम लोग होते हैं वहाँ पे हम सरफेसेस टच करते हैं, तो हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए या अल्कोहल रब यूज़ करना चाहिए, और हाथ को मुंह और आंख के ऊपर छूने में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ से ज़्यादा फैलता है। जहाँ पे हम लोग हाथ लगाते हैं और फिर अपने ऊपर हाथ लगा लेते हैं, उस तरह से फैलता है, या किसी से बहुत पास में हम लोग कांटेक्ट में हो 3-4 फुट के अंदर, उससे फैलता है। बट ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, तो ये नहीं है कि हम खांस रहे हैं और फिर सारी मोहल्ले में वो फैल जाए, उस तरह का नहीं है। तो क्लोज कांटेक्ट की जरूरत है। आपके आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों में डर ना हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ बचें लोग, ये
उससे भी बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया स्वामीनाथन जी, जो कि जिनीवा से इस समय हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही थी। इस समय हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन मेदांता मेडिसिटी से हैं। हम कई सवाल अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्शकों से भी पूछते हैं कि अगर आपके मन में सवाल है, कोई राय है आपकी, तो आप बताएं। तो आपकी जो सवाल है वो भी हम अभी डॉक्टर साहब से पूछने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर त्रेहन, ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम्स हो तो आपको घबराना चाहिए कि हो सकता है मुझे कोरोना वायरस के इस संक्रमण से मैं भी पीड़ित हूं? हाँ, ये देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि आजकल वैसे भी फ्लू फैला हुआ है, जो नॉर्मल फ्लू होता है जो 3-4 दिन के लिए चलता है। बट कोरोना वायरस का अगर जो आपको सांस में तकलीफ आनी शुरू हो जाए, जो कैरेक्टरिस्टिक है कोरोना वायरस का, क्योंकि नॉर्मल फ्लू में ऐसा नहीं होता, फीवर होता है, खांसी जुकाम होता है, पर वो 2-3 दिन में टेपर हो जाता है। कोरोना वायरस का एक तो सस्पिशन होना चाहिए कि जैसे आपने कोई किसी कंट्री में ट्रैवल किया है जहां आपको कांटेक्ट हो सकता है, जैसे इटली है, ईरान है, कोरिया, चाइना, तो अगर जो आप इन कंट्री से आए हो तो आपको शक डबल हो जाता है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस है, तो आपको टेस्टिंग करानी चाहिए। बट अगर जो ये भी समझना चाहिए सबको कि कोरोना वायरस जो है, इसकी ये नॉर्मल फ्लू जैसा अपने आप ठीक हो जाता है। 85% लोगों में ये अपने आप ही बॉडी उसको फाइट करके इसको क्योर कर देती है। 10-15% लोगों को और सीरियस फॉर्म होता है। वो सीरियस फॉर्म है कि निमोनिया, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, हाई फीवर एंड बॉडी का जो मेलेज है बहुत इंटेंस होता है। उनमें ये बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम इलाज किया जाए, उनकी रिहाइड्रेशन, फीवर को कंट्रोल किया जाए, सो दैट बॉडी को डैमेज जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर लीकेज ना आए, जैसे पहले जो H1N1 या सार्स में हुआ था। सो ऑल्दो इसकी जो मोर्टेलिटी है वो कहते हैं कि अबाउट 2% है। आजकल जो आप आंकड़े देखोगे दुनिया के, तो अबाउट 2% के करीब लोगों की डेथ होगी इससे। बाकी 98% रिकवर कर जाएंगे। कुछ का सिवियर होगा, कुछ का माइनर होगा, जैसे 85% का माइनर सिम्टम्स आएंगे जी। तो अगर जो आप सीरियस सिम्टम्स में हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट एक्सरे कराएं, उसमें अगर जो निमोनिया निकल रहा है तो जाके अपना टेस्ट कराएं, बहुत ज़रूरी, और हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। जी डॉक्टर त्रेहन, हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी अपने सवाल भेजे हैं, जैसे अविनाश राठौड़ और राज ने ये सवाल पूछा है कि क्या कोरोना वायरस नॉनवेज खाना खाने से होता है, क्या नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? कोई एविडेंस नहीं है कि नॉन वेज से हुआ है। ये जरूर है कि जो चाइना में शुरुआत हुई है उसका ये बहुत शक है कि वो खाते, कच्चे एनिमल्स खाते हैं, उसके थ्रू आया है और वो म्यूटेट कर गया है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। पर और कोई जो जैसे हम खाना खाते हैं, पका के खाते हैं, चिकन और फिश वगैरह खाते हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं है आज तक कि वायरस की उससे ट्रांसमिट हो सकता है। तो मेरा तो ये ओपिनियन होगा कि उसका कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। हमारे एक व्यूअर है कुशाल मित्तल, उन्होंने पूछा है क्या इस बार होली खेलनी चाहिए? देखो ऐसा है कि एक तो बड़ी क्राउड में नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर जो अनजान लोग हैं जिनके बैकग्राउंड में नहीं पता कि उनको कोई उन्होंने बाहर ट्रैवल किया हो कि नहीं, कोई बीमारी हुई हो जैसे खांसी जुकाम या हो, तो उनके साथ तो अपने आप को आइसोलेट करना है। पर अगर जो फैमिली, घर की फैमिली है, उसमें खेल रहे हो और आपको पता है कि वो ऑलरेडी आपका एक्सपोजर उनको है डे एंड नाइट और उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर वो सेफ है। पर ये आपको ये तो बहुत फंडामेंटल समझना है कि मेनली ये वायरस जो है वो ड्रॉपलेट्स जो खांसी या जुकाम के थ्रू निकलते हैं उनसे फैलता है, क्योंकि वायरस वो जो म्यूकस के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर वो एम्बेडेड होता है, और अगर जो वो डायरेक्टली हम कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन या सांस के जरिए अंदर जाए बॉडी में तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जैसे ही आप देखते हैं कि किसी को, स्पेशली उन लोगों को जिनका कांटेक्ट फॉरेन कंट्री में हुआ है या उनका कांटेक्ट उस पर्सन से हुआ है जो अभी रिसेंटली लास्ट 2 हफ्ते में
बाहर से आया है, क्योंकि जो भी आज तक स्प्रेड हुई है, जो 6 केसेस निकले हैं, वो ऐसे ही एक तरीके से स्टार्ट हुए, तो अब उनके कॉन्टैक्ट्स का क्या होगा ये पता नहीं है अभी। तो इसीलिए ये नहीं कि आप सारा टाइम ही पैनिक में रहें, बट कॉशियस रहें, अवेयर रहें कि अगर जो किसी को खांसी जुकाम है तो उससे अपना 2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रखें। अगर जो आप क्लोज स्पेस में हैं तो आप मास्क पहने, क्योंकि उसमें जो इंडिया में इन्फेक्ट हुए जो केस दिल्ली वाला केस है, उसमें तो वो आए वापस, पार्टियां की, बहुत लोगों से मिले जुले, और उसके बाद जाकर ये पता चला। हाँ, तो यूजुअली इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन तक चलती है, 2 हफ्ते तक। तो 2 हफ्ते अगर जो निकल गए और वो उसके बीच में अगर जो एक आदमी आता है और उसको फिर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और वो अनअवेयर है कि ये फ्लू जो हुआ है या खांसी जुकाम हो रहा है ये कैरी ओवर है फ्रॉम इटली, तो ये खतरा बन गया है। इसीलिए ये लोगों को बहुत एंजाइटी है कि जो उनके कांटेक्ट में आए हैं उनका क्या होगा। सो इसीलिए सेफेस्ट चीज ये है कि जो लोग उनके बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आए हैं उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए 2 हफ्ते के लिए, कि ये पता लग जाए कि वो कैरियर्स नहीं है और ना ही वो विक्टिम्स हैं उसके। सो ये जरूरी है कि जो इमीडिएट कांटेक्ट वाले बंदे हैं उनको आइसोलेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश त्रिहन हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के भी जो मन में सवाल थे उन सबका जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। WHO कह रहा है कि अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज दुनिया में इजाद नहीं हुआ है, लेकिन असम में बीजेपी के विधायक सुमन हरिप्रिया ने कोरोना वायरस पर यह दावा करके सबको चौंका दिया है कि गाय का गोबर कोरोना वायरस के इलाज में रामबाण औषधि साबित हो सकता है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। काउडांग हो, गोमूत्र है, वो उस गोमूत्र से पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत शरीर के सारे रोगों की इलाज हो जाते हैं अपने आप। तो कैंसर जैसे महामारी रोगों का भी इलाज गौ से निकले हुए ऐसे गोमूत्र पंचामृत ऐसे ठीक हो जाते हैं। ऐसे हवन होते थे, जब हवन में काउडांग इस्तेमाल करते थे पहले ऋषि मुनि, तो कहा जाता है ऐसे हवन से 5 किलोमीटर जो एरिया है जहाँ हवन होते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जो वायु है, वायु संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। ये कोरोना वायरस जैसे डिजीज, ये तो एयरबॉर्न डिजीज है। जब कोई एक से दूसरी की ओर फैलता है, तो जब एयरबॉर्न डिजीजेस है तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए, तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।